Jai Mata Di, welcome to all of you. In previous class we discussed about scope of biology. पिछले क्लास में हम लोगों ने स्कोप ऑफ बायोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बायोलॉजी सब्जेक्ट को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि उसमें हमें इंटरेस्ट जगे, ताकि मैं उससे भली भांति पढ़ सकूं। इसके लिए हमने स्कोप ऑफ बायोलॉजी में चर्चा किया कि बायोलॉजी हम लोग पढ़ते क्यों हैं, या बायोलॉजी पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिलती है। नुकसान भले इससे हो नहीं हो, लेकिन इससे फायदे हमें क्या है। तो इसके तहत मैंने काफ़ी चर्चा किया और लास्टली हमने देखा कि बायोलॉजी हमें कैरियर को भी मुहैया कराती है, यानी रोजगार भी मुहैया कराती है। बायोलॉजी ऑल्सो प्रोवाइड्स कैरियर और एम्प्लॉयमेंट। इसके तहत हम लोगों ने 3 ब्रांच के बारे में चर्चा कर चुका था, जिस ब्रांच में सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल चर्चा किया था एंथ्रोपोलॉजी का, सेकंड में क्या था एग्रोनॉमी, एंड थर्ड में क्या था सॉइल साइंस। सो इन 3 ब्रांच में भी हम अपने कैरियर को बना सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग फिर उसके अलावा और बहुत सारे ब्रांच हैं जिसमें हम अपने कैरियर को सुदृढ़ कर सकते हैं, हम अपने रोजगार को पा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांच हैं। तो ऐसा आशा करता हूँ कि आज के क्लास में भी पूरी ब्रांच को हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अंश में आज हम लोग इसका स्टडी कर लें। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इसमें केवल मैं ब्रांच का नाम ही नहीं बल्कि उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते जाऊंगा, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे भी डील हो जाएंगे, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो इसे हम लोग भली भांति शुरू करें। तो लेट अस गो ऑन द टॉपिक्स। इन स्कोप ऑफ बायोलॉजी 4th पॉइंट्स है हमारा फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री को हम लोग इन हिंदी इसका मीनिंग बोल सकते हैं वानिकी। वानिकी मतलब वन से लिया गया है, यानी फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट से लिया गया है, जंगल जिसे हम लोग कह सकते हैं, वन कह सकते हैं। तो यह फॉरेस्ट्री के अंतर्गत, इस ब्रांच के अंतर्गत क्या होता है, इज डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत और कुछ नहीं, हम लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करें यानी संरक्षित रखें और उसका हर संभव प्रयास रखें कि फॉरेस्ट हमारा डेवलप हो। क्यों? यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर हम लोग फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व रखें और क्यों इसे डेवलपमेंट पर हम लोग ध्यान दें। नहीं, हालांकि ये जितने भी ब्रांच है, इन ब्रांच को का जब हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे तो फिर इसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ अभी हम लोग केवल ब्रीफली चलेंगे, केवल हम लोग इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, अभी तक केवल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर भी अगर एक क्वेश्चन अराइज होती है तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन जो है दिनानुदिन बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से हमें जमीन जो है वो बढ़ते तो नहीं जा रहा है। तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है यानी खाने वालों की संख्या बढ़ रही है, परंतु उपज यदि उस हिसाब से नहीं हो तो क्या होगा, भूखमरी होगा, अकाल पड़ेगा। नहीं, इसके अलावा यदि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारा एयर पॉल्यूटेड हो रहा है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से सोच करके देखा जाए तो फॉरेस्ट जो है वह हमें इन्वायरमेंट को शुद्ध भी करता है, यानी ऑक्सीजन देता है, यानी हमें अपने इन्वायरमेंट में जो वायु है, ये एयर, वह एयर क्या होता है, पॉल्यूटेड जो है उसको शुद्ध करने का भी काम करता है। कौन? फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट को, और इसके अलावा फॉरेस्ट में देखिएगा क्या कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत सारे ये क्या कहती है एनिमल्स वगैरह रहते हैं, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट हम मानव पर भी पड़ता है। सो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए फॉरेस्ट को कंजर्व रखना अति आवश्यक है। नहीं, तो ब्रीफ में हम लोग चलते हैं। सेकेंड पॉइंट
हमारा 5 नंबर है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स होता है क्या, सूक्ष्म, और बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो इसके नाम से ही हम लोग पता चलता है माइक्रोबायोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के रूप में बैक्टीरिया एंड वायरस को लिया है जो मोस्ट कॉमन है। तो माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यह क्या करता है, इस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग जो आदमी इसमें एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का, उसके फंक्शन का यानी क्रियाशीलता का, एंड क्लासिफिकेशन, और उसे कितने वर्गों में बांटा गया है, विभेदित किया गया है, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, नहीं स्टडी करते हैं। नंबर 6 में आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जैव प्रौद्योगिकी। इज प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल्स फॉर मैनकाइंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ऑन द लार्ज स्केल और कॉमर्शियल बेसिस ऑन लो कॉस्ट बेसिस। यानी यह जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या होता है कि इज प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फॉर मैनकाइंड, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए हम मतलब मानव के लिए ऐसे उपयोगी पदार्थ, यूजफुल मटेरियल मतलब उपयोगी पदार्थ का निर्माण जो जीवों के द्वारा होता है, अदर ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, वो भी लार्ज स्केल पर, कॉमर्शियल बेसिस पर, ये नहीं कम, कुछ को उपलब्ध हो कुछ को उपलब्ध नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। लार्ज स्केल पर, कॉमर्शियल बेसिस पर होना चाहिए, एंड एट द लो कॉस्ट, और उसका कॉस्ट भी काफ़ी लो होना चाहिए ताकि गरीब और अमीर सबों को वह प्राप्त हो सके। तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में हम लोग इसको ले सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं जो ऑर्गेनिज्म से भी तैयार किए जाते हैं, नहीं। तो ये ऑर्गेनिज्म से तैयार होने वाले यूजफुल मटेरियल जो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए उपयोगी है, ऐसे मटेरियल का प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसका हम लोग स्टडी करते हैं। नंबर 7 में है मेडिसिन। मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच पेशेंट्स आर क्यूर्ड विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स मीन्स भी हो गया मेडिसिन, यानी दवा जिसको हम लोग कहते हैं, औषधि जिसको कहते हैं। ये क्या है कि मेडिसिन ब्रांच जो है ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है, मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है, जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इन विच पेशेंट्स आर क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसके द्वारा हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, क्योर करते हैं, यानी फ्री फ्रॉम डिजीज करते हैं। तो इसके मेडिसिन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रग्स का स्टडी करते हैं, जिस ड्रग्स को देने के बाद इस ड्रग्स की मदद से हम लोग किसी पेशेंट को डिजीज से फ्री करते हैं, मतलब क्योर करते हैं। नंबर 8 में आता है सर्जरी। सर्जरी इज अनदर ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। यह भी मेडिकल साइंस का ही एक दूसरा भाग है, जिसमें पेशेंट्स आर क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन। यानी कुछ ऐसे भी डिजीज हैं जिसे हम लोग मेडिसिन से क्योर नहीं कर सकते हैं, ड्रग्स से क्योर नहीं कर सकते हैं। इससे क्योर करने के लिए हमें उसे ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करना पड़ेगा मतलब जिसको हम लोग कहते हैं चीर फाड़। तो चीर फाड़ के द्वारा यानी बाय ऑपरेशन यदि किसी डिजीज को हम लोग समाप्त करते हैं, यानी क्योर करते हैं, पेशेंट को क्योर करते हैं फ्री फ्रॉम डिजीज, यानी डिजीज से उसे फ्री करते हैं, मुक्त करते हैं, तो वह किसके अंतर्गत होगा, सर्जरी के अंतर्गत होगा। ठीक है, यानी चीर फाड़ के द्वारा उसका इलाज किया जाएगा। नंबर 9 में है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी डील्स विथ फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत यह डील करता है, क्या डील करता है, विथ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब बनाना, टू बिल्ड अप। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब वो कौन कौन चीज से मिल करके बना है, उसके कौन कौन से अवयव हैं। क्योंकि ड्रग्स जो है उस ड्रग्स में ऐसा होता है कि 2 या 2 से अधिक घटक भी उसमें मिल करके और तब बनाता है। तो उसका कंपोजिशन क्या है, एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स,
और वो ड्रग्स के देने के बाद पेशेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसे देने के बाद उसका डिजीज का इलाज तो करता है लेकिन कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इनकी जानकारी हमको फार्माकोलॉजी के अंतर्गत ही मिल सकती है। नंबर 10 में है फार्मेसी। फार्मेसी डील्स विथ मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स एंड गिविंग टू द पेशेंट एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। जब हम लोग डिजीज से ग्रस्त हो जाते हैं, जब हम बीमार पड़ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर हमें उस डिजीज से फ्री होने के लिए प्रिस्क्राइब्ड करती है। प्रिस्क्राइब्ड करती है मतलब उस प्रिस्क्रिप्शन पर वो हमें कौन सी दवा लेने की सलाह देती है ये लिखा रहता है। कौन सी दवा और किस टाइम पर लेना है ये उसमें लिखा जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो ये फार्मेसी के अंतर्गत क्या होता है, डील्स विथ मिक्सिंग ऑफ ड्रग्स, कौन कौन से ड्रग्स को लेना है इसका मिक्सिंग, एंड गिविंग टू द पेशेंट, और पेशेंट को देना, लेकिन पेशेंट को कैसे देना, एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन में जो लिखा हुआ है उसके इंस्ट्रक्शन मतलब उसके निर्देशानुसार ही उस ड्रग्स को पेशेंट को देना है। ये काम आता है किसके तहत, फार्मेसी के तहत। नंबर 11 फॉरेंसिक साइंस। Forensic science deals with application of scientific knowledge in solving legal problems related with civil and criminal laws। यहाँ पर देख रहे हैं एक आता है सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। तो पहले देखा जाए कि डील्स विथ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी साइंटिफिक नॉलेज का मतलब हो गया वैज्ञानिक ज्ञान। नहीं, ये साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा या साइंटिफिक नॉलेज के उपयोग से, एप्लीकेशन से सोल्विंग लीगल प्रॉब्लम्स दो प्रकार के हो सकते हैं, लीगल एंड इलीगल, या इसको अनलीगल भी कर सकते हैं। तो जो लीगल प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व किया जाता है कुछ साइंटिफिक नॉलेज के द्वारा, और चाहे वह प्रॉब्लम्स सिविल लॉ के अंतर्गत हो या क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत हो। सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ का मतलब क्या हो गया, एक हो गया सिविल का मतलब दीवानी और क्रिमिनल का मतलब हो गया फौजदारी। नहीं, लड़ाई दो टाइप के हो सकते हैं, एक क्रिमिनल वाला लड़ाई हो सकता है खून खराबा, और एक लड़ाई जो होता है जैसे ज़मीनी विवाद वगैरह जो है, जो मुझे इतना चाहिए आपने ज़्यादा लिया मुझे इतना चाहिए, एक ऐसा कागजी लड़ाई भी होता है। नहीं, केवल पेपर के द्वारा भी लड़ाई होता है। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है दीवानी और दूसरा होता है फौजदारी, यानी सिविल एंड क्रिमिनल। तो सिविल और क्रिमिनल लॉज जो है उसके अंतर्गत ही लीगल प्रॉब्लम को साइंटिफिक नॉलेज के एप्लीकेशन से यदि डील किया जाता है तो किस में किया जाता है, फॉरेंसिक साइंस के तहत। और फॉरेंसिक साइंस इतना ही नहीं, इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। फॉरेंसिक साइंस के तहत ही हम लोग फिंगरप्रिंट्स का स्टडी करते हैं। फिंगरप्रिंट्स का स्टडी का मतलब हो गया, अभी देख रहे हैं पूरे होल वर्ल्ड में हो सकता है कि मेरे शक्ल का एकदम हूबहू मेरे शक्ल का जैसा मैं हूँ ऐसे शक्ल के आदमी मिल जाए, लेकिन एक फिंगरप्रिंट ही ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी आदमी हैं उन सबों का प्रिंट उतना ही प्रकार का है, यानी वो किसी से मैच नहीं करता है। तो यदि कोई आदमी का फिंगरप्रिंट यदि मिल जाए, जैसे कोई आर्म्स पकड़ता है और उससे वे उसका यूज करता है, तो उस आर्म्स पर यदि उसका फिंगरप्रिंट मिल जाए तो फिंगरप्रिंट्स के स्टडी से वो क्रिमिनल पकड़ा सकता है। तो इस फिंगरप्रिंट्स का स्टडी भी किया जाता है फॉरेंसिक साइंस के तहत। इसके बाद ब्लड ग्रुपिंग जो होता है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये भी कभी जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसके ब्लड ग्रुप को स्टडी करके और उस आदमी को पकड़ा जाता है, उस क्रिमिनल को पकड़ा जाता है। तो ब्लड ग्रुपिंग का भी स्टडी किया जाता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैरकोटिक्स का मतलब नशीली पदार्थ, यानी जितने भी टाइप के नशीली पदार्थ हैं इन सबों का भी स्टडी किया जाता है किसके तहत, फॉरेंसिक साइंस के तहत।
नंबर 12 में है जेनेटिक इंजीनियरिंग डील्स विद द जीन मैनिपुलेशन इन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये जेनेटिक का मतलब हो गया आनुवांशिक, और इंजीनियरिंग का मतलब हो गया अभियांत्रिकी। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो डील्स विद द जीन मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है हेर फेर, यानी जीन के हेर फेर के कारण यदि ऑर्गेनिज्म में उसके इनहेरिटेबल कैरेक्टर को यदि शो किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो यह किसके अंतर्गत आता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत। जैसे एज फॉर एग्जांपल, एकदम सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अभी जो हम लोग गेहूँ यानी व्हीट जो हम लोग ये ग्रो करते हैं अपने फील्ड में, ये व्हीट जो है ये अभी का व्हीट और आज से 2-3 दशक पहले इन दोनों में फर्क था। उस समय व्हीट का जो साइज़ था उसके यानी दाना का जो साइज़ था वो काफ़ी छोटा था, जिससे हमें उपज कम होती थी, प्रोडक्शन कम होता था, किसान भाइयों को मुनाफा कम होती थी। लेकिन आज क्या है? आज हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बढ़ती हुई ये पॉपुलेशन जो है, इस पॉपुलेशन के हिसाब से यदि हम उसके प्रोडक्शन को बढ़ावे नहीं तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ भुखमरी और अकाल पड़ सकती है। सो इसे फुलफिल करने के लिए जितना डिमांड है, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने क्या किया? जीन मैनिपुलेशन के द्वारा जैसा कैरेक्टर वो चाहता है वैसा कैरेक्टर वाले व्हीट के प्लांट्स को ग्रो किया, उसको रिसर्च करके और उसको लाया, और उसके सीड्स को हम लोग यदि फील्ड में ग्रो करवाते हैं, उसको प्लांटिंग करवाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? उससे हमें उपज ढेर सारा मिलती है और हम अपने डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। सो जीन मैनिपुलेशन के द्वारा नए कैरेक्टर वाले या मनोवांछित गुण वाले, जैसा हम चाहते हैं वैसा गुण वाले किसी भी जीव को प्रोड्यूस करना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के तहत ही संभव है। तो ये भी एक ब्रांच है जिस ब्रांच में हम अपने कैरियर को आजमा सकते हैं। नहीं, नंबर 13 में है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कहता है कि डील्स विथ फॉर्मेशन ऑफ सरप्लस ऑर्गन्स लाइक इम्प्लांट्स, आर्टिफिशियल लिम्स, हार्ट, लंग्स, मशीन, ईटीसी। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ आदमी हैं जो अकस्मात या समझिए दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किसी एक्सीडेंट के कारण यदि उसका एक पैर चला जाता है, तो एक पैर चला जाता है तो अभी क्या होता है कि उसको चलने फिरने में एक पैर पर काफ़ी कठिनाई होगी। तो इस कठिनाइयों से बचने के लिए वह क्या करता है कि आर्टिफिशियल पैर लगवा लेता है। तो आर्टिफिशियल पैर लगाने के बाद वो चल फिर लेता है। ये उसके लिए बहुत बड़ा क्या कहते हैं इलाज ही समझा जाए, उसका थेरेपी हुआ। तो ये जो पैर जो है आर्टिफिशियल पैर, जस्ट लाइक हमारे ओरिजिनल पैर के जैसा जो बनाया जाता है, या मान लीजिए किसी को हार्ट डिजीज है, उसका हार्ट बीट जो है वो बंद होने के कगार पर है, तो वहाँ पर एक क्या किया जाता है, एक मशीन आता है जिस मशीन का नाम है पेस मेकर, जिसे इस कॉलर बोन में फिट कर दिया जाता है नहीं, और वो बैटरी पर चलती है। तो ये मशीन हुआ, या मान लिए कभी हार्ट को यदि आर्टिफिशियल हार्ट लगाना हो, हालांकि पूरी तरह सक्सेस नहीं हुई, सफलता नहीं मिली है, लेकिन अभी भी उस पर पूरा जोर शोर से हमारे साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं। तो यदि आर्टिफिशियल कोई भी अंग हो, कोई भी ऑर्गन्स हो, उसका यदि प्रत्यारोपण, इम्प्लांट्स मतलब होता है प्रत्यारोपण, यानी कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गन को यदि किसी के बॉडी में फिट किया जाता है, तो ये ऑर्गन्स जो हैं आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, इसको बनाने का काम जो है वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के तहत ही आता है। ठीक है, तो ये ब्रांच भी है जो हमें रोजगार मुहैया करा सकती है। तो आज के हम लोग क्लास में देखे क्या कि ये जितने 4 से लेकर के और 13 तक इतने ब्रांच देखे, जिस ब्रांच में हम लोग यदि बायोलॉजी अपना सब्जेक्ट चुनते हैं तो बायोलॉजी सब्जेक्ट चुनने के बाद
इन सारे ब्रांचों में हम अपने भाग्य को, अपने लक को आजमा सकते हैं। और भाग्य या लक क्या कहे, यदि आप स्टडी सही मायने में कीजिएगा तो इनमें से किसी ब्रांच में आप अपने रोजगार को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा और भी ब्रांच हैं जिन ब्रांचों का मैं जिक्र फिर अगले क्लास में करूंगा। चूँकि मैं थोड़ा रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे बहुत चीज़ का अभाव रहता है। सो इसके लिए मैं क्या कहूँ, अभावग्रस्त हूँ। इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो करके दूंगा और छोटे छोटे वीडियो करके मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि फ्री में हम आपको पूरी बायोलॉजी का स्टडी करवाएंगे। और ये सभी ऐसे स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल एग्जाम्स की तैयारी करते हो या नीट मेडिकल की तैयारी करते हो या अदर किसी भी मेडिकल का तैयारी करते हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, तो मेरा एक ही काम है कि मैं जो सब्जेक्ट पकड़ा, यदि मैं बायोलॉजी लिया तो बायोलॉजी के कंसेप्ट को इतना क्लियर करते चलूँगा, इतना क्लियर करते चलूँगा कि बायोलॉजी में से क्वेश्चन जो भी अराइज हो, वो क्वेश्चन चाहे कोई भी कंपटीशन हो या स्कूल एग्जाम हो, कहीं पर भी मेरा बच्चा रुकेगा नहीं। तो आज का क्लास मैं यहाँ एंड करना चाहता हूँ। जय माता दी।